इसी के तहत चलना, एक साथ बैठ के पिडोली, जल निगम, जलकल, नगर निगम, डेवलपमेंट अथॉरिटी, सभी विभागों के एक साथ बनकर आगामी 3 साल, 4 साल, 5 साल की योजना बननी चाहिए कि मेरी भविष्य में इस रोड में ये योजना है और उसके अनुसार हम उस रोड का डेवलपमेंट कर सकते हैं। दूसरा, एक बनारस में जो पॉल्यूशन कम होता है, बनारस को कभी बहुत ही हरा भरा क्षेत्र कानून भवन कहा जाता है, पुराने राज्य कानून भवन से नाम से जाना जाता है। हाँ, धीरे धीरे अभी चौड़ीकरण हुआ, देखिए ना कितना लोग जो पुराने 100-250 साल के पेड़ काट दिए गए, मजबूरी विकास करना था, लेकिन हमने क्या किया? विकास के बाद हमने मेरा नाम सारिका पंडा है और मैं फाउंडर ट्रस्टी हूँ। राहगिरी फाउंडेशन एक संस्था है जो अर्बन मोबिलिटी और सिटीज के लैंडस्केप और जो एयर पोल्यूशन और रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट्स हैं उन पे काम करते हैं। आज यहाँ किस तरीके का आयोजन किया गया रुद्राक्ष सेंटर में? आज हमारा जो है ये स्टेक होल्डर मीटिंग था, जिसमें हम नगर आयुक्त और मतलब बनारस नगर निगम और स्मार्ट सिटी के साथ मिलके ये आयोजन किया था, जिसमें सारी संस्थाएं, आप जो बनारस पुलिस है, जो बनारस डेवलपमेंट अथॉरिटी है, सब लोगों की भागीदारी थी आज के ये प्रोग्राम में। क्योंकि मेन कारण ये था आज का, ये था कि सारे डिपार्टमेंट का कहीं ना कहीं हर जगह रोल होती है, तो सबको इकट्ठा बिठा के कैसे हम ये जो भी हमारी पोल्यूशन की समस्या है या ट्रैफिक की समस्या है, सारे लोग बैठ के कैसे एक डिस्कशन करें और एक कुछ कुछ सोल्यूशन पे लेके आए कि बनारस में एयर पोल्यूशन कम कर सकें और ट्रैफिक का समस्या भी कुछ हद तक सुधारीकरण कर सके। अगर पोल्यूशन की बात किया जाए तो बनारस में ऑलरेडी पहले से ही बहुत ज्यादा पोल्यूशन मौजूद है, और ट्रैफिक की अब बात की जाए तो ट्रैफिक तो आए दिन आप देख ही रही है बनारस की क्या हालत है। जरा सा भी जाम लगता है तो पूरा शहर एकदम जाम में जूझने लगता है। इस पर आप लोगों की संस्था क्या कर रही है? तो ये हम सबके साथ मिलके, ट्रैफिक पुलिस के साथ मिलके, नगर निगम के साथ मिलके और डेवलपमेंट अथॉरिटी के साथ मिलके ये किया है, और रोडवेज भी है, आपका स्टेशन भी है, क्योंकि इसमें सबका सहयोग चाहिए। देखिए, इतने सारे लोग आपके रेलवे स्टेशन से बाहर निकलते हैं और पैदल चल के आते हैं, और या तो मंदिर की तरफ आते हैं या कोई कहीं पे रहने जा रहे हैं वहां पे जाते हैं, लेकिन उनके लिए क्या होता है, यातायात की समस्या होती है ना। तो सबसे पहले ये है कि उनकी जो पैदल चल के निकल रहे हैं, अगर वो चल के कहीं जा रहे हैं तो उनका समाधान कैसे किया जाए। सबसे बड़ी प्रॉब्लम है पब्लिक ट्रांसपोर्ट की। तो जैसे हमारे रोडवेज में बताया और नगर आयुक्त ने भी बताया कि बसेस, बहुत सारे इलेक्ट्रिक बसेस बनारस में आ रहे हैं, अभी हैं, और 200 बसेस आ रहे हैं। जो पीएम ई बस सेवा है उससे शहर को बसेस मिल रहे हैं। तो जो हम बसेस की, हम लोग हेल्प करेंगे बसेस की रूट प्लानिंग करने की, ताकि 2 व्हीलर की संख्या बताया आपको कितना ज्यादा है ना, और वही प्रदूषण कर रहे हैं कहीं हद तक। छोटे शहरों में उनका काफी योगदान होता है पोल्यूशन में। जो 2 व्हीलर होते हैं ना, उनको अगर अच्छा बस मिल जाए, आपका एसी बस है, प्राइस कम है, रूट अच्छा है कि आप घर से निकलते हो आपको बस मिलता है, जहां जा रहे हो आपको बस मिलता है, और पैदल चलने का जो समस्या है उसको हम समाधान कर देते हैं, कहीं ना कहीं हमारी ट्रैफिक की समस्या भी कम होगी। बहुत सारे लोग 2 व्हीलर जो हैं वो बसेस यूज करना शुरू कर देंगे। बहुत सारे जो अभी ई रिक्शा इतने सारे डिमांड हो रहा है, क्यों हो रहा है? क्योंकि हमारे शहर में बसेस की संख्या कम है। जब ये बसेस की संख्या बढ़ जाएगी, जब हमारे फुटपाथ अच्छे हो जाएंगे, लोग चलना शुरू कर देंगे, बसेस लेना शुरू कर देंगे, ऑटोमेटिकली ट्रैफिक की प्रॉब्लम जो है पूरी तो कहीं खत्म नहीं होती है। आप चाहे 16 लेन की रोड बना दो, आपकी ट्रैफिक की समस्या खत्म नहीं होगी। पर इस सब से जो कोर सिटी एरिया है, जो हम 4 एरिया को लेके चल रहे हैं, जो बीएचयू एरिया है, जो कैंटनमेंट एरिया है, या जो लहरतारा एरिया है, ये सारे एरियाज में कम से कम कुछ तो सुधारीकरण हो सकती है। इस प्राचीन शहर की अपनी संस्कृति है, और उस संस्कृति के जरिए देश के अन्य कई शहरों में लोगों ने जो है अपनी अपनी संस्कृति को एनरिच किया है, बढ़ाया, बेहतर किया। और साथ ही इसका तात्पर्य ये भी है कि जिस तरह से चंडीगढ़ में ट्रैफिक व्यवस्था को बेहतर बनाना संभव है, उन्हीं तरीकों को अपनाकर हम अगर बनारस में करना चाहें तो कुछ दिक्कतें पैदा हो सकती हैं, क्योंकि जो शहर के नज़दीक में
जो छोटी छोटी गलियां हैं, उन गलियों से लगे हुए जो पुराने मकान हैं उनमें बिजली के तार जब लगे थे, शाकंभरी नंदन संतालिया, जनसंपर्क अधिकारी, वाराणसी स्मार्ट सिटी। आज रुद्राक्ष सेंटर में आप लोगों ने क्या आयोजन किया है, पूरा उसका डिटेल बता दीजिए। जैसा कि हम अवगत है कि वाराणसी जिस तरीके से अपने सांस्कृतिक महत्व के साथ, अपने ऐतिहासिक महत्व के साथ यहाँ पे फुटफॉल भी बहुत ज़्यादा है। जब से श्री काशी विश्वनाथ धाम का नव्य और भव्य स्वरूप में लोकार्पण हुआ है, उसके बाद से बहुत ही समृद्ध संख्या में पर्यटक और श्रद्धालु वाराणसी आ रहे हैं। और अगर विश्वव्यापी उसमें देखें तो जो प्रदूषण की समस्या है, जो एमिशन हो रहा है PM 2.5 का, उसके लिए भी बहुत ही बड़े बड़े समिट्स हो रहे हैं, चाहे COP29 हो, चाहे पेरिस में क्लाइमेट चेंज के एग्रीमेंट्स हो। इस तरीके की बहुत ही अच्छी पहल जो है वो विश्व पटल पे हो रही है। तो इसी की श्रृंखला में आज वाराणसी स्मार्ट सिटी और वाराणसी नगर निगम द्वारा संयुक्त प्रयास से जो राहगिरी फाउंडेशन करके एक संस्था है, उसके साथ एक MOU पूर्व में किया गया है। और राहगिरी फाउंडेशन के साथ ही समन्वय में जो शहर में लो एमिशन जोन होते हैं, उनके स्थापना के लिए, उनके बाइफर्केशन के लिए, उनकी कैटेगराइजेशन के लिए जो क्या प्रयास किए जा सकते हैं, उसके लिए जो भी हमारे समन्वय वाले विभाग हैं, जो भी हमारे स्टेक होल्डर्स हैं, जो भी यहाँ के ऐसे बोर्ड्स हैं, चाहे डेवलपमेंट एसोसिएशन हो, डेवलपमेंट कॉरपोरेशन हो, कैंटोनमेंट हो, रेलवे स्टेशन की जो भी स्टेक होल्डर्स हों, उन सब के साथ एक राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया है, जिससे हम लोग आपस में चर्चा कर सकें और एक ऐसे रोड मैप पे जा सकें जहाँ से वाराणसी में विभिन्न तरीके से लो एमिशन जोन जो होते हैं, उनका क्रिएशन किस तरीके से हो सकता है, कहाँ हो सकता है, उसकी फिजिबिलिटी क्या होगी, लोकेशन क्या होगी, और उससे वाराणसी का जो एवरेज प्रदूषण स्तर है उसमें कितनी गिरावट आएगी, किस तरीके से यहाँ के जो स्थानीय निवासी हैं उनको फ़ायदा होगा, यहाँ की ईज़ ऑफ लिविंग में आराम मिलेगा, बहुत अच्छी रिलैक्सेशन होंगे। और साथ में एक और भी बहुत महत्वपूर्ण एजेंडा था कि जो वाराणसी के आगामी जो नए इंफ्रास्ट्रक्चर्स बन रहे हैं, जो अभी गतिमान परियोजनाएं हैं, जो आगे प्रस्तावित परियोजनाएं हैं, उनमें किस तरीके से इस टाइप की जोन्स को और इस तरीके की प्रैक्टिसेस को हम इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं, उस पर भी विस्तृत चर्चा हुई है। इस कार्यक्रम में माननीय महापौर महोदय श्री अशोक कुमार तिवारी जी, साथ में नगर आयुक्त महोदय थे, साथ में वाराणसी विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष महोदय, स्टेशन के डायरेक्टर साहब और पुलिस प्रशासन से हमारे ADG साहब, उसके साथ साथ ADCP ट्रैफिक साहब और बहुत ही अच्छे प्रतिनिधिमंडल, चाहे वो वाराणसी सिटी ट्रांसपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड का हो, चाहे शहर के जिला प्रशासन का हो, चाहे इसके अलावा हमारा पुलिस कमिश्नरेट का हो, नगर निगम का हो, स्मार्ट सिटी का हो। इस तरीके से बहुत सारे विभाग पर, साथ में जो शैक्षणिक संस्थान हैं इस टाइप के, यहाँ से भी लोगों ने प्रतिनिधियों ने इसमें प्रतिभाग किया। जो 4 जगहों को चिन्हित किया गया वो कौन कौन से जगह हैं? ये चिन्हित अभी कुछ ऐसी 4 जगहों को नहीं किया गया है। एक स्कीम बनाई गई है कि जैसे अगर हम शैक्षणिक संस्थानों की तरफ जा रहे हैं तो बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी जो है वो बनारस के सबसे अधिक क्षेत्रफल में फैला हुआ शैक्षणिक संस्थान है। अगर हम टूरिज्म में जा रहे हैं, जहाँ पे अभी सारनाथ में भी वाराणसी विकास प्राधिकरण की ओर से प्रो पुअर योजना के तहत विभिन्न विकास कार्य हुए हैं, तो उनको भी इस तरीके के मापदंडों को देखते हुए किया गया है, तो उसकी बात है। शहर के सिटी सेंटर के ऊपर जा रहे हैं, जहाँ पे हमारी पॉपुलेशन जो जनसंख्या है, आबादी है, उसका कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा होता है, तो उसके लिए हम गदौलिया और जो लक्सा वाला हमारा एरिया है, श्री काशी विश्वनाथ धाम वाला एरिया है, उसकी बात कर रहे हैं। और जो हमारे सिटी एंट्रेंस हैं, जैसे चंदौली की तरफ से आने वाले जो लोग आ रहे हैं, बिहार से आने वाले, लखनऊ, सुल्तानपुर और जौनपुर से आने वाले लोग हैं, साथ में मिर्ज़ापुर, कछवा साइड के जो लोग हैं, और इस तरीके से जो सीमावर्ती हमारे ज़िले हैं, उससे जितने भी लोग आ रहे हैं, किस तरीके से आएंगे, उस समय में वहाँ पे जो गाड़ियाँ हैं उनके लिए, उनके यातायात को सुगम बनाने के लिए क्या पहल की जा सकती है, जिससे कार्बन का एमिशन कम हो, जिससे प्रदूषण में कमी आए, और जो औसत तापमान वगैरह है, जो क्लाइमेट हमारा पर्यावरण है, उससे एक मैत्री स्वरूप यहाँ पे कार्य किया जा सकता है। लीडर क्रांति न्यूज।